साफ करो। मैं फिर हल्का सा हंसा। स्टोरेज बैग के अलावा डीमन हेड नाइफ लेना मत भूलना। लाश को पीछे वाले पहाड़ पर ले जाकर खत्म कर दो। आदेश मिलते ही बचे हुए क्लोन अपने टूटे फूटे शरीर घसीटते हुए लाशों की तलाशी लेने लगे। एडा ने अपना कटा हुआ हाथ उठाया, उसे बगल में ऐसे दबाया जैसे कोई साधारण लकड़ी हो, और एक हाथ से ल्यूअन की सिर कटी लाश को घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। 10 मिनट बाद मेरा मेन बॉडी तहखाने से बाहर निकला। मेरे हाथ में पहले से ही लियान की स्टोरेज बैग थी। मैंने उसकी रिस्ट्रिक्शन को जबरदस्ती तोड़ा और ढेर सारी चीजें मेज पर गिर पड़ी। 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक मिड रैंक डीमन हेड नाइफ आर्टिफैक्ट और बाकी सामान। वर्तमान में 61 सिल्वर कॉइन्स बचे हैं, जो एक स्पिरिट स्टोन से भी कम है। यह रकम 12 घंटे से ज्यादा समय में सभी क्लोन्स की चोटें ठीक करने के लिए काफी है। कॉइन्स अपने आप कट गए। बैलेंस 161। इन्फिनिट क्लोन सिस्टम। होस्ट डिन। लेवल रिफाइनमेंट रेल्म की दूसरी लेयर। करंट क्लोन्स आधा आधा आसान आसी 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 आसी। तो फिर किस बात का इंतजार है? सिस्टम, सभी घायल क्लोन्स को रिपेयर करो। और 61 सिल्वर टेल्स खर्च हो गए। एडा जैसे जो क्लोन पहले बुरी तरह टूट चुके थे, वे चमकने लगे। उनके हाथ पैर फिर से उगाए, घाव भर गए। कपड़े अब भी फटे हुए थे, लेकिन वे फिर अपनी सबसे अच्छी हालत में लौट आए। यही सिस्टम का बेशर्म हिस्सा है। जब तक कोई पूरी तरह मरा नहीं है, एक रिपेयर उसे फिर से इस्तेमाल लायक बना देता है। मैंने सिस्टम पैनल बंद किया और उस जगह देखा जहां मैंने अस्थायी रूप से एक काली लोहे की प्लेट रखी थी। उस पर एक भयानक दानव का चेहरा बना था और उस पर शब्द लिखे थे, ब्लड शैडो। ब्लड शैडो, ये ब्लड शैडो सेक्ट की चीज होगी। मैंने प्लेट को हाथ में लेकर सहलाया। शायद यह ल्यूआन का कोई संपर्क चिन्ह या पहचान पत्र था। मैंने उसे मेज पर थपथपाया और मेरी आंखों में दिलचस्पी चमक उठी। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं वैन फैमिली को खत्म करूंगा तो इसी का इस्तेमाल उधार की तलवार से हत्या करने के लिए करूंगा। आखिर मारने वाला ब्लड शैडो सेक्ट होगा। इसका मुंह दिन से क्या लेना देना? इसके बाद मेरी नजर शहर के सबसे अमीर हिस्से पर गई, जहां वैन फैमिली की विशाल हवेली खड़ी थी। अगर घास को जड़ से न उखाड़ा जाए तो बसंत की हवा उसे फिर से उगा देती है। आज रात वॉन फैमिली के सारे एलीट बाहर निकले थे और पूरी तरह खत्म कर दिए गए थे। अब वॉन फैमिली एक निहत्थी लड़की की तरह थी, पूरी तरह असहाय। और सबसे अहम बात, उनके पास कम से कम सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए थे, जो मेरा इंतजार कर रहे थे। फॉर्मेशन। मैं खड़ा हो गया और अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया। आंगन में खड़े एक दर्जन क्लोन एक साथ मेरी ओर मुड़े। उनकी तलवारों की धार आग की रोशनी में डरावनी चमक बिखेर रही थी। आज रात के बाद किन्सन सिटी में हैंग फैमिली का नामो निशान नहीं बचेगा। आगे बढ़ो। मौत से न डरने वाले, कभी न थकने वाले भूतों का वह दल अंधेरे का फायदा उठाते हुए शहर के केंद्र की ओर, उस रोशनी से जगमगाती विशाल हवेली की तरफ बढ़ चला। वहां कोई जीत की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जो आ रहा है वह मौत बांटने वाला राजा है। किन्सन सिटी के केंद्र में स्थित हैंग फैमिली की विशाल हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुख्य हॉल में पैट्रियार्क हुआन टियाम्बा हाथ में चाय का कप पकड़े बैठा था। चाय कप की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। वह खबर का इंतजार कर रहा था। आज रात के ऑपरेशन के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने ब्लैक विंड नाइफ ल्यूआन को भेजा था और क्लैन के सबसे चुनिंदा 20 गार्ड्स भी साथ भेजे थे। सिद्धांत रूप से झुग्गी बस्ती के कुछ बदकिस्मत लोगों से निपटने में एक कप चाय पीने जितना समय भी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब 1 घंटा बीत चुका था। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हुआन त्याम्बा ने गुस्से में चाय का कप मेज पर पटक दिया। उसके दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बगल में खड़ा बटलर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मालिक, चिंता मत कीजिए। लिवन रिफाइनमेंट रेल्म की 5वीं लेयर का एक्सपर्ट है। कुछ आम इंसानों और तीसरी चौथी लेयर के छोटे कल्टीवेटर को मारना उसके लिए सब्जी काटने जितना आसान है। शायद काम खत्म करने के बाद वह कहीं शराब पीने चला गया हो। हुआन तेम्बा ने ठंडी सांस छोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। यह सच था।
किन्सान सिटी में रिफाइनमेंट रेल्म की 5वीं लेयर का कल्टीवेटर लगभग आसमान के बराबर माना जाता था। उसके असफल होने की कोई वजह नहीं थी। तभी मुख्य दरवाजे की तरफ से एक भारी धमाका सुनाई दिया। वापस आ गया! हुआन तियाम्बा के चेहरे पर खुशी आ गई और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। जल्दी जाओ और ल्यूआन का स्वागत करो। बटलर दौड़कर दरवाजा खोलने गया। भारी लाल दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। बटलर की मुस्कान अभी पूरी तरह आई भी नहीं थी कि उसी पल उसके चेहरे पर डर जम गया। अगले ही सेकंड वह खौफ में बदल गया। बाहर कोई विजयी सेना नहीं खड़ी थी। दरवाजे के सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था, जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ में खून से भीगा हुआ कपड़े का एक बंडल था। उसके पीछे कई भावहीन आकृतियां खड़ी थीं, जिनके शरीर सिर से पैर तक खून से लथपथ थे। तुम कौन हो? हमारी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बटलर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस विशालकाय आदमी ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। कोई तकनीक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा और क्रूर वार। खून लाल दरवाजे पर छिटक गया। अब यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा रंग पेंट था और कौन सा खून। हुआन तियाम्बा अभी आंगन के बीच तक ही पहुंचा था कि उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। वह उस विशालकाय आदमी को पहचानता था। वह झुग्गी बस्ती का बड़ा आदमी एडा था, लेकिन यह मायने नहीं रखता था। असली बात यह थी कि एडा ने खून से भीगा कपड़े का बंडल उसके पैरों के सामने फेंक दिया। बंडल जमीन पर गिरकर खुल गया और उसमें से एक इंसानी सिर लुढ़कता हुआ बाहर निकला। उसकी खुली आंखें सीधे वैन तियाम्बा को घूर रही थीं। उस चेहरे पर मौत से पहले का डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। वह ल्यूआन था। ये नामुमकिन है। वैन तियाम्बा के पैरों से लेकर सिर तक ठंड की लहर दौड़ गई। उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। रिफाइनमेंट रियलम की 5वीं लेयर का ल्यूआन मर चुका था। कुछ आम इंसानों और पहली लेयर के कल्टीवेटर्स ने उसे मार डाला था। इससे पहले कि वह संभल पाता, एडा के पीछे के अंधेरे से 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां भेड़ियों के झुंड की तरह अंदर घुस आईं। वे न बोले, न चिल्लाए, न ही उनकी सांसें तेज थीं। जिसे देखते उसी पर टूट पड़ते, चाहे वह गार्ड हो, सर्वेंट हो या हवेली की रखवाली करने वाला खूंखार कुत्ता। रोको उन्हें! जल्दी रोको! हुआन तियाम्बा हिस्टेरिकल होकर चिल्लाया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाल ली और बचाव की कोशिश करने लगा। लेकिन यह लड़ाई नहीं थी, यह कत्लेआम था। हैंग फैमिली के बचे हुए गार्ड्स तलवारें निकाल भी नहीं पाए थे कि इन आत्मघाती पागलों के सामने टूट गए। आखिर कौन ऐसे पागल को देख चुका था जिसके पेट में तलवार घुसी हो और फिर भी वह तुम पर झपट पड़े? वे लोगों की टांगों से चिपक जाते थे और छोड़ते नहीं थे। कुछ ही मिनटों में सामने का पूरा आंगन लाशों से भर गया। एडा अपनी खून से सनी और टूटी हुई तलवार घसीटता हुआ कदम दर कदम वैन तियाम्बा की तरफ बढ़ा। तलवार की नोक से टपकता खून पत्थर की जमीन पर एक लंबी लाल लकीर बना रहा था। योद्धा, महान योद्धा, मुझे मत मारो। वैन तिम्बा आखिर टूट गया। उसके हाथ की तलवार खनक के साथ जमीन पर गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गया। मेरे पास पैसा है। वैन फैमिली का सारा धन गोदाम में है। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो सब तुम्हारा है। इसके अलावा मेरे संबंध इंजुन सेक्ट से भी हैं। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। अदा उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न लालच न दया। वे ठहरे हुए पानी की तरह शांत थीं। पैसा मैं खुद ले लूंगा। मेरी आवाज वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन आदेश की तरह सीधे एडा के दिमाग में गूंज उठी। मेरे लिए मरे हुए लोग सबसे भरोसेमंद पहरेदार होते हैं। जिंदा वैन तिम्बा एक अनिश्चित खतरा था। कौन जानता है कि बाद में वह इंजुन सेक्ट जाकर मेरे खिलाफ शिकायत कर दे। सिर्फ उसकी मौत ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। एडा ने तलवार उठा ली। नहीं, छपाक! हाथ उठा, तलवार गिरी, सिर जमीन पर। वान टिम्बा का सिर कटा शरीर 2 बार कांपा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। सब लोग आदेश सुनो। मैं शहर के बाहर से यह सब देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 10 मिनट। मैं चाहता हूं कि यहां एक चूहा तक न बचे। 3 फीट नीचे तक खोदो, जो भी मिले सब ले जाओ। आदेश मिलते ही दर्जन भर क्लोन, जो अभी कुछ पल पहले मौत के दूत लग रहे थे, अचानक एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी या टिड्डियों के झुंड की तरह काम में लग गए। उनका काम बंटवारा डराने वाली हद तक व्यवस्थित था। आधा कई क्लोन्स को लेकर सीधे मेन हाउस और स्टडी रूम की तरफ गया
और छिपे हुए कमरे व सीक्रेट कंपार्टमेंट्स ढूंढने लगा। ओल्ड मैन क्लोन नंबर 1, जिसका एक हाथ नहीं था, सीधे अकाउंटिंग रूम में गया और हर फर्श की टाइल उखाड़ कर जांचने लगा। बाकी मॉर्टल क्लोन्स, जिनमें कुछ टूटे पैरों के साथ रेंग रहे थे, लाशों से जेड पेंडेंट्स, वेपन्स और यहां तक कि अच्छे कपड़े भी उतारने लगे। आखिर उन सब की भी कीमत थी। थम। स्टडी रूम की एक दीवार आदा ने जबरदस्ती तोड़ दी। उसके पीछे स्टील की एक परत छिपी हुई थी, जिसके अंदर 5 बड़े संदूक करीने से रखे हुए थे। पहला संदूक खोलते ही अंदर सोने की सिल्लियां दिखाई दी। मशाल की रोशनी में उनका सुनहरा रंग चमक उठा। दूसरे संदूक में जेवरी और जेम्स भरे हुए थे, लेकिन तीसरा संदूक देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। तीसरा, चौथा और पांचवां संदूक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर धूसर रंग के घटिया टुकड़े थे, फिर भी उनकी संख्या 300 से ज्यादा थी। इसके अलावा ऊपर एक छोटा रेशमी संदूक भी रखा था। एडा ने उसे खोला। उसके अंदर न स्पिरिट स्टोन्स थे और न कोई खजाना। वहां सिर्फ फटे हुए चमड़े का एक स्क्रोल मैप और एक काली प्लेट रखी थी, जो न धातु की लग रही थी और न लकड़ी की। नक्शा बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया था। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जो इंजन माउंटेन के पीछे की तरफ किसी जगह की ओर इशारा कर रहे थे। यह वही डेड माइन का सुराग होना चाहिए जिसका जिक्र पहले उस गुप्त चिट्ठी में था। मैं तुरंत समझ गया। वैन फैमिली ने इंजुन सेक्ट की स्प्रिट माइन को चोरी छिपे खोदने की हिम्मत की थी। सच में उनका साहस कमाल का था, लेकिन अब यह राज मेरा था। पीछे हटो। क्लोन्स ने तुरंत तेजी से काम करना शुरू कर दिया। हर कोई 2-2 बड़े बोरे उठाए हुए था। उन्होंने ल्यूआन का डीमन हेड नाइफ भी एक बोरे में ठूंस दिया। जाने से पहले मेरे आदेश के अनुसार एडा ने ब्लड शैडो लिखी हुई आयरन प्लेट को वैन तिम्बा की लाश के पास फेंक दिया और फिर हैंग फैमिली की विशाल हवेली में आग लगा दी। आग भड़क उठी और ग्रीन माउंटेन सिटी के आधे आसमान को लाल कर दिया। लोगों की अफरा तफरी और आग बुझाने के शोर के बीच बड़े बड़े गट्ठर उठाए कुछ अजनबी उल्टी दिशा में चलते हुए एक अंधेरी गली में गायब हो गए। शहर के बाहर छिपे हुए तहखाने में जब मैंने पहाड़ जैसी लूट को देखा, तो आखिरकार मेरे होठों पर मुस्कान आ ही गई। जैसा कहते हैं, घोड़ा रात की घास के बिना मोटा नहीं होता और आदमी अचानक मिलने वाले फायदे के बिना अमीर नहीं बनता। मैंने यूं ही सोने की एक सिल्लियां उठा ली। उसका भारी वजन सुकून दे रहा था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में यह सिर्फ कबाड़ था। असली खजाना तो वे 300 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स थे। सिस्टम, सब कुछ चार्ज कर दो। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। क्या मैं स्पिरिट स्टोन्स को नए साल तक संभाल कर रखने वाला था? उन्हें ताकत में बदलना ही सही रास्ता था। मेरे हाथ की स्पिरिट स्टोन्स देखते ही देखते पाउडर बन गईं, जबकि सिस्टम उनकी स्पिरिट एनर्जी को जबरदस्ती सोख रहा था। चार्ज सक्सेसफुल। करंट बैलेंस 500। मैंने गहरी सांस ली। पहले वाले मॉर्टल क्लोन्स भले ही सस्ते थे, लेकिन आखिर वे मांस और खून के साधारण शरीर ही थे। चाहे उन्हें जबरदस्ती रिफाइनमेंट रेल्म तक पहुंचा दिया जाए, उनके मेरिडियंस फिर भी कमजोर रहते थे और स्पेल इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपनी लाइफ फोर्स जलानी पड़ती थी। सिस्टम, मैं एक क्लोन एक्सचेंज करना चाहता हूं। रिफाइनमेंट रेल्म फर्स्ट लेयर अवतार, कीमत 100 स्पिरिट स्टोन्स प्रति अवतार। जेंडर, बॉडी टाइप और फेस की रिक्वायरमेंट बताइए, या सिस्टम को रैंडम जनरेट करने दीजिए। रैंडम जनरेट। कोड 01। रोशनी की एक चमक हुई। 100 स्पिरिट स्टोन्स गायब हो गई। एक्सचेंज सक्सेसफुल। करंट बैलेंस 400। बधाई हो होस्ट। इन्फिनिट क्लोन सिस्टम के ऑफिशियल वर्जन की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। सिस्टम अब पूरी तरह बाइंड हो गया है और ऑफिशियल वर्जन 1.0 में ऑटो अपग्रेड हो गया है। सभी मॉर्टल लेवल क्लोन्स को ऑटो रिटायर किया जा रहा है। साथ ही सिस्टम स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट हो गया है, जिसमें होस्ट की सभी चीजें स्टोर की जा सकती हैं। अब स्पिरिट स्टोन्स अपने आप कैलकुलेट होंगी, अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। क्या बकवास है! मैं एकदम भड़क गया। ऑफिशियल वर्जन? तो अब तक मैं ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहा था और ऊपर से मेरे क्लोन्स भी वापस ले रहे हो? वह सब पैसा था, एक सिक्का तक कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे। अभी तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि चार्ज फी नहीं लेते, और तुमने यहां जाल बिछा रखा था। बेदिल कैपिटलिस्ट ठग कहीं के। मैंने बेबसी से गाली दी, लेकिन सिस्टम पहले की तरह चुप रहा, जैसे कोई अधूरा प्रोडक्ट हो। खैर, जाना है तो जाए। तभी तहखाने के बीचों बीच एक सफेद कपड़े पहना हुआ युवक अचानक दिखाई दिया। उसका चेहरा साधारण था,
लेकिन उसकी त्वचा पर हल्की चमक बह रही थी। उसकी आंखें साफ थीं और उसके पूरे शरीर से एक अलग ही रहस्यमयी आभा निकल रही थी। सिस्टम द्वारा बनाया गया ऑफिशियल रिफाइनमेंट रियल्म क्लोन सच में अलग था। उसके पास जन्मजात स्पिरिचुअल रूट थी। वह इमॉर्टल कल्टीवेशन के लिए पैदा हुआ बीज था। मेरा मन हिला और मैंने तुरंत लिनिये के शरीर का नियंत्रण ले लिया। वह एहसास ऐसा था जैसे कोई कीचड़ भरे दलदल से निकलकर गर्म झरने में कूद गया हो। आसपास की पतली स्पिरिचुअल एनर्जी किसी आकर्षण से खिंचती हुई खुशी खुशी उसके शरीर के पोर्स में घुस रही थी। मुझे कल्टीवेशन टेक्निक से चलाने की भी जरूरत नहीं थी। स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी रुकावट के मेरिडियंस में बह रही थी। यही है असली इमॉर्टल कल्टीवेशन। मैंने हाथ उठाकर उंगलियां चटकाईं। फुस, मुट्ठी जितना बड़ा फायरबॉल तुरंत बन गया। उसकी गर्मी झुलसा देने वाली थी। मैंने और क्लोन्स एक्सचेंज नहीं किए। मेरी नजर वॉन फैमिली से लूटे गए जार और बॉटल्स के ढेर पर गई। उनमें काफी कल्टीवेशन पिल्स थी। भले उनकी क्वालिटी कम थी, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। R1, सबसे ज्यादा टूटी हुई हड्डियों वाला क्लोन, आगे आया। ये 1000 टेल्स गोल्ड और ये सारे सांसारिक गहने ले जाओ। रात के समय ब्लैक स्टोन सिटी जाओ। वहां सब कुछ स्प्रिट स्टोन्स या पिल्स के बदले बेच देना। किन्सन विलेज में गोल्ड और सिल्वर खर्च करना आसान नहीं है। जांच पड़ताल हो सकती है। दूर जाकर खर्च करना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। R2, तुम बाहर के लोगों के साथ रहो। जो भी पास आए उसे मार देना। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैंने लिन यी को स्प्रिट स्टोन के पाउडर के ढेर के बीच पालथी मारकर बैठा दिया। उसके हाथ में वैन फैमिली की सबसे कीमती कंसंट्रेशन पिल थी। मैंने लिन यी को उसे निगलने दिया। दवा की ताकत उसके पेट में फट पड़ी। उसी समय मैं भी पालथी मारकर बैठ गया और सिंक्रोनाइज्ड कल्टीवेशन शुरू कर दी। 2 गुना मजा। समय धीरे धीरे बीतता गया। तहखाना पूरी तरह शांत था। सिर्फ लिन यी के शरीर से निकलती गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उफनती नदी बह रही हो। सुबह होने तक धड़ाम, ब्रेक थ्रू। मैंने अचानक आंखें खोल दी। उनमें सुनहरी चमक कौंध गई। मेरे शरीर से पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर औंधा फूट पड़ी और आसपास की धूल तक उड़ गई। रिफाइनमेंट रियल्म 3rd लेयर। यह सिर्फ स्पिरिचुअल पावर की बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि डिवाइन सेंस का भी बदलाव था। अब मैं आंखें बंद करके भी 30 मीटर के दायरे में हर घास और हर पेड़ को महसूस कर सकता था। सच ही कहा गया है, मारो और लूटो, तभी सोने की कमर बंद मिलती है। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। मैंने मुट्ठी भींची और अपने शरीर में भरी ताकत को महसूस किया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने शीप स्किन स्क्रोल मैप उठाया जो वॉन फैमिली से मिला था। पहले जो निशान मेरी समझ से बाहर थे, अब 3rd लेयर डिवाइन सेंस के स्कैन में हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ते दिखाई देने लगे। इस नक्शे पर एक प्रोटेक्टिव सील लगा हुआ था। सिर्फ कल्चरिवेटर्स ही इसे समझ सकते थे। मैंने उंगली से स्पिरिचुअल एनर्जी के निशान का पीछा किया। आखिर उसका अंत इंजन सेक्ट के पीछे छिपे एक पहाड़ पर जाकर रुका, और वह जगह सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के मुख्य हिस्से के बेहद करीब थी। वैन फैमिली सच में चोरी छिपे स्पिरिट माइन खोदना चाहती थी। यह सोचकर मैं तिरस्कार भरी मुस्कान हंस पड़ा। नहीं, वैन फैमिली की ताकत से वे इंजुन सेक्ट के हिस्से पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके पीछे जरूर कोई और है। उस चिट्ठी में कल्टीवेशन बेस के राज्य का भी जिक्र था। अब लगता है कि इस माइन के नीचे सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं है। वॉन फैमिली तो बस एक मोहरा थी। मैं मन ही मन समझ गया। अब जब मुझे यह स्पिरिट माइन मिल ही गई है, तो एक अच्छे इंसान की तरह मैं जाकर तुम्हारी तरफ से देख ही आता हूं। मैं खड़ा हुआ और स्क्रॉल मैप को अपने शरीर के पास रख लिया। वैन फैमिली से जितना निचोड़ना था, निचोड़ लिया गया था। अब बारी थी इंजुन सेक्ट की। लिनी, तैयार हो जाओ। जैसे ही एयर अपना काम खत्म करेगा, हम पीछे वाले पहाड़ पर घूमने चलेंगे। 3 दिन बाद एयर आखिरकार सारे गहने और सोना बदल कर लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में ले आया। मैंने सीधे उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लिया। टेलीपोर्ट फंक्शन सच में बहुत काम की चीज थी। इससे काफी समय बच जाता था। चलो दिखाओ, कितनी स्पिरिट स्टोन्स लाए हो। मैंने हाथ रगड़ते हुए एयर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वह असहज हो गया। एयर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ओरिजिनल, क्या आप इतनी डरावनी मुस्कान देना बंद कर सकते हैं? इतना कहकर उसने तुरंत गठरी मेरी तरफ फेंक दी। मैंने गठरी खोली। अंदर सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स थीं। मैंने ध्यान से गिना। पूरे 2000 स्पिरिट स्टोन्स, न एक कम न एक ज्यादा। और पिल्स? मैंने उम्मीद भरी नजरों से पूछा।
एयर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, ओरिजिनल। आप फिर सपने देखने लगे? मॉर्टल वर्ल्ड में पिल्स बहुत रेयर होती हैं। ये स्पिरिट स्टोन्स भी मैं कई दुकानों के चक्कर लगाकर बदल पाया हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एयर के चारों तरफ घूमकर उसे देखा और फिर बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बाकी क्लोन्स से ज्यादा जिंदा जागते लगते हो? एयर ने आंखें घुमाई। फिर वही बात, मैं रोज टी मार्केट में घूमता हूं, हर तरह के लोगों से मिलता हूं। नेचुरली मैं अदा और आसान से जल्दी विकसित होऊंगा। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। हाथ के इशारे से सारी स्पिरिट स्टोन्स स्टोरेज स्पेस में चली गई। सिस्टम इंटरफेस खोलो। इन्फिनिट क्लोन सिस्टम। होस्ट डीटीएन। कल्टीवेशन रिफाइनमेंट रियलम थर्ड लेयर। करंट क्लोन। मैं स्पिरिट स्टोन्स की संख्या देख रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक नया प्लान आ गया। अंधेरी रात और तेज हवा सिर्फ हत्या और आग लगाने के लिए ही नहीं होती। ईमानदारी से अमीर बनने के लिए भी यह सबसे सही समय होता है। इंजन माउंटेन के पीछे का इलाका इतना सुनसान था कि आउटर डिसाइपल्स भी वहां जाना पसंद नहीं करते थे। चारों तरफ कांटे, टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें और अजीब पत्थर थे। दिन में भी कभी कभार किसी अजीब बंदर की चीख सुनाई देती थी। बाकी जगह कब्रिस्तान जैसी शांत रहती थी। असान नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ में हैंग फैमिली से मिला शीप स्किन स्क्रोल था। वह काई जमी हुई एक चट्टान के सामने जाकर रुक गया। यही जगह है। शेयर्ड विजन के जरिए मैं गांव में बैठे बैठे सब देख रहा था। ऊपर से यह चट्टान बिल्कुल साधारण लग रही थी। अगर नक्शे पर निशान न होता तो कौन सोच सकता था कि इसके पीछे एक और दुनिया छिपी हुई है। असान ने चट्टान की दरार में हाथ डाला और कुछ देर टटोलता रहा। आखिर उसकी उंगली एक उभरे हुए पत्थर से टकराई। उसने जोर से दबाया। कोई बड़ी आवाज नहीं हुई। विशाल चट्टान चुपचाप एक तरफ खिसक गई और एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसमें सिर्फ एक इंसान घुस सकता था। अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी और सीलन भरी बासी गंध का झोंका बाहर निकला। असन तेजी से अंदर घुस गया और उसके पीछे चट्टान फिर बंद हो गई। यह इंसानों द्वारा बनाई गई सुरंग थी। जितना अंदर जाओ जगह उतनी बड़ी होती जाती थी। दोनों तरफ की दीवारों में सस्ते लाइट स्टोनस लगे हुए थे जो पूरे रास्ते को फीकी सफेद रोशनी से भर रहे थे। ज्यादा दूर नहीं चलने पर सामने अचानक खुला क्षेत्र दिखाई दिया। ये एक विशाल भूमिगत गुफा थी। एक दर्जन फटेहाल मजदूर पिकैक्स से लगातार चट्टाने तोड़ रहे थे। उनके पास दो फोरमैन बैठे हुए थे, हाथ में चाबुक लिए कुर्सियों पर ऊंघते हुए। मैं हंस पड़ा। वॉन फैमिली का हाथ तो बहुत दूर तक पहुंचा हुआ था। इंजन सेक्ट की नाक के नीचे माइनिंग कर रहे थे। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। ये माइन नहीं है, ये मेरा एटीएम है। मैंने उंगली हिलाई और आदेश दे दिया। असन सीधे हमला करने नहीं गया। वह पहले एक ब्लाइंड स्पॉट में जाकर छिप गया। सिस्टम क्लोन एक्सचेंज, क्वांटिटी 24, लोकेशन आसन के पास। स्पिरिट स्टोन्स कट गईं। अगले ही पल हवा हल्की सी मुड़ी और 24 काले कपड़े पहने भावहीन चेहरे वाले क्लोन अचानक प्रकट हो गए। पूरा रास्ता भर गया। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई आवाज नहीं। वे 24 क्लोन काले सैलाब की तरह गुफा में घुस पड़े। दोनों फोरमैन को कुछ समझ ही नहीं आया। 7-8 हाथों ने उन्हें जमीन पर दबा दिया, उनका मुंह बंद कर दिया और वे एक आवाज तक निकाले बिना बेहोश हो गए। जहां तक मजदूरों की बात थी, वे पहले ही डर के मारे कोने में दुबक चुके थे। असन उनके पास गया और एक एक को थप्पड़ मारकर शारीरिक तरीके से बेहोश कर दिया। सफाई पूरी। मैंने असन के शरीर का नियंत्रण लिया और उस कोने की तरफ बढ़ा जहां ओर का ढेर रखा था। वहां अब भी अभी निकाला गया स्पिरिट स्टोन और पहाड़ जैसा जमा था। उसे अभी तक बाहर ले जाने का समय नहीं मिला था। सिस्टम सीधे अब्जॉर्ब करो। मैं उसे बाहर ले जाकर बेचने में आलसी था। बीच वाले लोग बहुत कमीशन खा जाते हैं। सीधा कैश बनाना ज्यादा बेहतर था। स्पिरिट स्टोन ओर की बड़ी मात्रा मिली। इसमें काफी इंप्यूरिटीज हैं। अब्जॉर्प्शन कन्वर्जन रेट 30% कम हो जाएगी। अब्सॉर्बिंग। देखते ही देखते स्पिरिट स्टोन ओर का पहाड़ राख जैसे ग्रे कचरे में बदल गया। अब्जॉर्प्शन कंप्लीट। 1200 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुई। मैंने होंठ सिकोड़ लिए। सिर्फ 1200? लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ 1-2 दिन की माइनिंग का माल था। फिर भी इन गरीब क्लोन्स को अपग्रेड करने के लिए काफी था। सिस्टम, आसन और यहां मौजूद 24 क्लोन्स को एनर्जी कल्टीवेशन 3rd लेवल तक अपग्रेड करो। यही मेरा तरीका था। 1st लेवल एनर्जी कल्टीवेशन वाले माइनर्स बहुत धीमे काम करते थे। स्पिरिट स्टोन्स डिडक्टेड। अपग्रेड कंप्लीट।
गुफा के अंदर खड़े 24 क्लोन्स की ऑरा अचानक उछल गई। उनकी हड्डियां चरमराने लगीं, मांसपेशियां और मजबूत हो गईं। उनकी पहले धुंधली आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। एनर्जी कल्टीवेशन 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स को माइनर बनाना कल्टीवेशन वर्ल्ड में यह बेहद बड़ी फिजूल खर्ची मानी जाती। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। काम पर लग जाओ, मेरे लिए खोदो, चट्टानों की दरारों में फंसे स्पिरिट स्टोन के छोटे से छोटे टुकड़े भी उखाड़ कर निकालो। तीसरे स्तर के 24 सुपर माइनर्स ने जमीन पर पड़े क्रेन पिकैक्सेस उठा लिए और तुरंत टन टन की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ उंगलियों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर पिकैक्स का वार चट्टानों को उड़ा देता और स्प्रिट स्टोन के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरते। ये माइनिंग नहीं थी, ये तो इंसानी एक्सकेवेटर थे। आसान भी खाली नहीं बैठा था। वह गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में उस तथाकथित अंतिम रहस्य की तलाश में घूम रहा था। जब वह सबसे गहरी गुफा के भीतर एक मोड़ पर पहुंचा तो हवा में खून और सड़न की तीखी बदबू तैर रही थी। असान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं और अंदर चला गया। वहां लोहे की सलाखों से बंद एक स्टोन चेम्बर था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का नजारा साफ देखा, तहखाने में बैठे मेरे हाथ से सूरजमुखी के बीज चटाक की आवाज के साथ पाउडर बन गए। स्टोन चेम्बर के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां सिर्फ दर्जनों विशाल लोहे के पिंजरे थे और उन पिंजरों में कोई डीमन बीस्ट नहीं बल्कि बच्चे बंद थे। सबसे बड़े 7 या 8 साल के थे, जबकि सबसे छोटे सिर्फ 3-4 साल के। सभी बेहद कमजोर और पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनकी कलाइयों पर कट के निशान थे। कुछ घाव भर चुके थे, जबकि कुछ से अब भी खून रिस रहा था। पिंजरों के पास रखे स्टोन प्लेटफॉर्म पर कई कतारों में जार और बॉटल्स रखी थीं, जिनमें लाल रंग का तरल भरा हुआ था। वह खून था। मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता, मुझे मारने या लूटने में कोई झिझक नहीं होती, लेकिन यह दृश्य मेरी नैतिक सीमा को छू गया। यह सब किसने किया? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे नरक की गहराइयों से आ रही हो। कमरे के कोने में ब्रोकेड रॉब पहना एक मोटा अधेड़ आदमी मेज के नीचे दुबका कांप रहा था। वही इस जगह का प्रभारी था। खतरा देखते ही वह छिप गया था। अगले ही पल आसान ने उसका गला पकड़कर उसे ऐसे बाहर घसीटा जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को खींच रहा हो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ एक गार्ड हूं, मोटा आदमी रोते हुए गिड़गिड़ाया। आसान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे उसकी गर्दन पर उंगलियां कस दी। इन बच्चों का क्या मामला है? मोटे आदमी की आंखें उलटने लगीं। उसने मुश्किल से कहा, ये ये पिल्स बनाने की सामग्री है। ग्रेट एल्डर जुयन, इंजन सेक्ट की आउटर ब्रांच का ग्रेट एल्डर, उसकी उम्र खत्म होने वाली है। वह वर्जिन लड़कों और लड़कियों का एसेंस ब्लड लेकर लाइफ एक्सटेंशन पिल बनाता है। जुया, मैंने यह नाम अपने दिमाग में गहराई से दर्ज कर लिया। इंजन सेक्ट की आउटर ब्रांच का ग्रेट एल्डर, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर मौजूद एक कल्टीवेटर। आम दिनों में वह खुद को एक नेक और सम्मानित इमॉर्टल की तरह दिखाता था। किसे पता था कि अंदर से वह इंसानों को निगलने वाला जानवर निकलेगा। इसके बारे में और कौन जानता है? कोई नहीं, कोई और नहीं। मोटा आदमी कांपते हुए बोला, बच्चों को पकड़ने का काम वॉन फैमिली करती है, मैं सिर्फ निगरानी करता हूं। ग्रेट एल्डर हर महीने खून लेने आता है। बहुत बढ़िया। क्रैक! आसान ने अपनी कलाई घुमा दी। मोटे आदमी की गर्दन एक तरफ लटक गई। वह तुरंत मर गया। तहखाने में मैं खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है? मैं खुद तुझे राजा यम से मिलवाऊंगा, वहां जितना चाहे उतना जी लेना। एक बार हत्या का इरादा पैदा हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। लेकिन वह बूढ़ा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक का एक्सपर्ट था। ऊपर से पूरे साल सेक्ट के अंदर रहता था और उसके आसपास कई एक्सपर्ट्स मौजूद रहते थे। सीधे जाकर उसे मारना नामुमकिन था। असन, उसकी तलाशी लो। असान ने लाश की तलाशी ली और एक अकाउंट बुक और कई सीक्रेट लेटर्स निकाले। जैसे ही मैंने वे चिट्ठियां पढ़ी, मेरी आंखें चमक उठी। वे जुयान द्वारा वैन फैमिली के हेड को लिखी गई थी। उनमें लिखा था कि मेडिसिनल एसेंस जल्दी इकट्ठा की जाए, क्योंकि एंशियंट इमॉर्टल रूइंस जल्द ही खुलने वाली थीं। जुयान रूइंस में जाने से पहले आखिरी बार पिल्स बनाकर अपनी कंडीशन को पीक पर पहुंचाना चाहता था। फिर वह गोल्डन कोर बनाने के मौके के लिए रूइंस में जाने वाला था। एंशियंट इमॉर्टल रूइंस! मैं हंस पड़ा। जब मैं सोने की सोच रहा था,
तभी कोई तकिया लेकर आ गया। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। ये तो खुद मौत को बुला रहा है, लेकिन रूइंस में अगर एक दो लोग मर जाएं तो उसे बदकिस्मती कहा जाता है। आखिर उन्हें मौका ही नहीं मिला। मैंने धीरे से हंसते हुए कहा, चूंकि तुम रूइंस में जाना चाहते हो, तो मैं उन बच्चों की तरफ से तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार करूंगा। माइनिंग ऑपरेशन पूरे 3 सेशन तक चला। थर्ड लेवल रिफाइनमेंट रियलम की एफिशिएंसी डरावनी थी। वह स्प्रिट माइन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 24 क्लोन्स ने उसे पूरी तरह खाली कर दिया। पीछे सिर्फ पत्थरों का कचरा बचा था। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा गया। असन, अंदर ही छिपे रहो, मैं बाकी व्यवस्था करता हूं। एडा, 12 क्लोन्स को लेकर इन बच्चों को पहाड़ से नीचे ले जाओ। इंजुन सेक्ट से बहुत दूर कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और इन्हें वहां बसा दो। हर बच्चे को कुछ सिल्वर दे देना, इसे मेरी थोड़ी सी इंसानियत समझ लेना। बाकी क्लोन्स सारा निकाला हुआ स्प्रिट और तहखाने में वापस ले आओ। सुबह होने से ठीक पहले किन्सन सिटी के बाहर वाला तहखाना स्पिरिचुअल एनर्जी से इतना भर गया था कि वह लगभग ठोस लगने लगी। मैंने अपने सामने जमा स्पिरिटोर के पहाड़ को देखा और मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो गया। यही असली अचानक मिली दौलत थी। सिस्टम की गिनती के अनुसार ये माइन भले ही छोटी थी, लेकिन इससे मुझे कुल मिलाकर 1,50,000 लो ग्रेड स्पिरिट फ्रैगमेंट्स मिले थे। ये रकम किसी निकम्मे को जीनियस बना सकती थी और किसी जीनियस को मरवा भी सकती थी। एयर, 10,000 ट्रेजर्स बिल्डिंग जाओ। इंजन सेक्ट के मार्केट में 10,000 ट्रेजर्स बिल्डिंग अभी अभी खुली थी। वहां के मैनेजर ने एक बड़े ग्राहक का स्वागत किया। एयर ने कपड़े बदल रखे थे और बैम्बू हैट से अपना चेहरा ढक रखा था। यह उस तरह की स्टैंडर्ड ड्रेस थी जो कहती है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं ये मत पूछो। मुझे सबसे अच्छे ट्रेनिंग तालिस्मन्स चाहिए। एस्केप तालिस्मन्स, डिवाइन मूवमेंट तालिस्मन्स, अर्थ एस्केप तालिस्मन्स, गोल्डन लाइट तालिस्मन्स, जितने भी हैं सब निकालो। और मुझे एक पूरी कल्टीवेशन टेक्निक भी चाहिए जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच सके। सबसे अच्छी वाली। दुकान का मालिक इतना खुश हुआ कि उसके चेहरे की झुर्रियां फूलों जैसी दिखने लगीं। आदरणीय ग्राहक, हमारे पास 5 एलिमेंट्स रिटर्न आर्ट है। यह डाओ स्कूल की असली टेक्निक है, संतुलित और स्थिर। हालांकि प्रोग्रेस थोड़ी धीमी होती है, लेकिन फाउंडेशन बेहद मजबूत बनती है। कीमत सिर्फ 3,000 स्पिरिट स्टोन्स। ले लिया। एयर ने सीधे एक स्टोरेज बैग उसकी तरफ फेंक दी। इस बार उसने पूरे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर डाले। जो कुछ भी खरीदा गया उसने तहखाने की मेज भर दी। मैंने सबसे पहले कई टैलिस्मन्स पैक किए और क्लोन ट्रांसफर स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें सीधे एसन के पास भेज दिया। आखिरकार अब तक कल्टीवेशन सेक्ट में घुसने वाला वह इकलौता क्लोन था। मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। सभी लोग मेरी आज्ञा पर तहखाने में इकट्ठा हो जाओ। असान को छोड़कर, जो अभी गुप्त रूप से बाहर था, बाकी सभी क्लोन्स, चाहे आदा और एयर जैसे कॉम्बैट क्लोन्स हों या माइन से लौटे हुए वर्कर्स, दर्जनों हिस्सों में बंट गए। हर किसी को टेक्निक का एक एक हिस्सा समझने का काम दिया गया। फिर सारी जानकारी एक साथ मेरे दिमाग में वापस आ गई और इंस्टेंट कॉम्प्रिहेंशन हासिल हो गई। सिर्फ आधे घंटे बाद मैंने आंखें खोली, उनमें समझ की चमक उभरी। तो ऐसा है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की असली कुंजी स्पिरिचुअल एनर्जी को लिक्विड बनाना और डाओ फाउंडेशन तैयार करना था। मैंने लिन यी की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह बीच में पालथी मारकर बैठा था। वही मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड था। लिन ये, अब सब तुम्हारे ऊपर है। स्पिरिट स्टोन्स पानी की तरह खर्च होने लगी। 10,000, 20,000, 50,000। लिन ये की ऑरा लगातार बढ़ती गई। रिफाइनमेंट रिल्म 4th लेयर, 7th लेयर, 9th लेयर, परफेक्शन। फिर अगली 10,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च हुई। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट इनिशियल स्टेज। और यह एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट था। मैंने उस विशाल ताकत को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि अब मैं अपने पुराने 10 रूपों को एक ही हथेली से कुचल सकता हूं। अभी भी काफी नहीं है। मैंने बची हुई स्पिरिट स्टोन्स की तरफ देखा। अभी 80,000 बची थीं। जुयान फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज में था और उसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट भी था। सिर्फ लिन यी के भरोसे जीत की गारंटी नहीं थी। एडा, एयर, असान, सभी को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट इनिशियल स्टेज तक सिंक्रोनाइज करो। फिर स्पिरिट स्टोन्स की एक और बड़ी खेप खर्च हुई और तीनों क्लोन्स की ओरा भी आसमान छूने लगी। भले वे लिन यी जितने परफेक्ट और स्टेबल नहीं थे, लेकिन वे भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच चुके थे। यही मेरा आत्मविश्वास था। जुआन,
चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर कितने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का सामना कर सकते हो? बची हुई स्प्रिट स्टोन्स से मैंने बाकी सभी क्लोन्स को नाइन्थ लेयर रिफाइनमेंट रेल्म तक पहुंचा दिया। ये सब करने के बाद मेरी जेब लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन कमरे में मौजूद उन सभी एक्सपर्ट्स को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब तुम इतने गरीब हो जाओ कि सिर्फ ताकत बची रह जाए, ये एहसास सच में कमाल का होता है। 3 दिन बाद एंशियंट इमॉर्टल रूइंस खुलने की खबर पूरे इंजन सेक्ट में फैल गई। आउटर प्लाजा पर भीड़ का शोर कान फाड़ देने वाला था। ग्रेट एल्डर जुयान ऊंचे मंच पर खड़ा था। ऊपर से वह तेजस्वी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में छिपी हुई बुराई साफ महसूस की जा सकती थी। पिछले कुछ समय से उसका मूड बेहद खराब था। सिजी से संपर्क टूट चुका था और उसके भेजे हुए लोग भी वापस नहीं लौटे थे। इससे उसे बुरा एहसास हो रहा था, लेकिन अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। एंशियंट इमॉर्टल रूइंस खुल चुकी हैं। इंजुन सेक्ट का हर डिसिबल अंदर जाकर अवसर तलाश सकता है। जुयान की आवाज ऊंची और निष्पक्ष दिखने वाली थी। भीड़ के बीच एक सुंदर युवक, जिसकी पीठ पर लंबी तलवार बंधी थी, इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स के बीच खड़ा था। उसके होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह शून्य एक था और अब उसका नाम येलियन चेन था। दूसरी तरफ रूइंस के एंट्रेंस के पास जंगल में एडा एक विशाल वॉर हैमर उठाए खड़ा था। असान ने डैगर पकड़ रखी थी। उनके पीछे 9 लेयर रिफाइनमेंट रियलम के दर्जनों सुसाइड सोल्जर्स चुपचाप खड़े थे। एल्डरजू, तुम्हारी उम्र अब खत्म होने वाली है। मैं तहखाने में बैठा धीरे धीरे मेज थपथपा रहा था। लेकिन जो दवा मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। डर है कि तुम उसे झेल नहीं पाओगे। एंशियंट इमॉर्टल रिन्यूज का एंट्रेंस असल में आसमान में फैली एक स्पेस क्रैक थी। वह किसी फटी हुई डरावनी मुंह जैसी लग रही थी, जो लगातार धूसर रंग की भयंकर हवा उगल रही थी। उस हवा की चीख सुनकर दांत तक किटकिटाने लगते थे। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, इसमें स्पेस फ्रैगमेंट्स की धार थी। रिफाइनमेंट रेल्म का कोई कल्टीवेटर अगर प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट के बिना उसे छू लेता तो उसका हाथ या पैर तुरंत कट जाता। उस समय क्रैक के नीचे लोगों का सैलाब जमा था। इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स, छोटी फैमिलीज और इंजुन सेक्ट की बड़ी सेना। समय आ गया है। जुयान सबसे आगे हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। उसकी उम्र लगभग खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर बुढ़ापे के धब्बे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी से छिपाने के बावजूद उसमें सड़न और मौत की गंध महसूस होती थी। सिर्फ उसकी आंखें पागलपन और जीवित रहने की तीव्र इच्छा से चमक रही थीं। वह मरना नहीं चाहता था। ग्रेट एल्डर, एंट्रेंस का कटिंग विंड बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि एक इनर डिसिप्लिन ने आसमान में मौजूद उस क्रैक को देखते हुए कहा, जो पत्थरों तक को पाउडर बना सकती थी। डर किस बात का? जुयान ने उसे घूरा। उसकी आवाज बूढ़ी लेकिन कठोर थी। इमॉर्टल कल्चरेशन खुद किस्मत को चुनौती देना है। अगर तुम फॉर्मेशन गेट में घुसने की हिम्मत भी नहीं रखते तो कल्टीवेशन क्यों करते हो? इतना कहकर उसने हाथ उठाया और आउटर डिसाइपल्स की तरफ इशारा किया। रिफाइनमेंट रेल्म 5th लेयर से नीचे के सभी डिसाइपल्स बाहर निकलो। लगभग 40-50 युवा डिसाइपल्स कांपते हुए बाहर आए। उनमें से ज्यादातर नए थे, कुछ को तो जबरदस्ती सर्वेंट बनाकर लाया गया था। हाथ पकड़ो और आयरन वॉल फॉर्मेशन बनाओ, जुयान ने आदेश दिया। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। आयरन वॉल फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, लेकिन वह स्पेस विंड ऐसी चीज नहीं थी जिसे रिफाइनमेंट रियलम झेल सके। क्या इंतजार कर रहे हो? जुयान का चेहरा अंधेरा पड़ गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज का दबाव अचानक उन पर टूट पड़ा। जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। कांपते हुए डिसिपल्स ने हाथ पकड़ ली और एक पतली सुनहरी शील्ड बना ली, लेकिन जुयान ने उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने का मौका भी नहीं दिया। उसने अपनी आस्तीन झटकी और पीछे से एक नरम ताकत ने पूरी भीड़ को आगे धकेल दिया। दर्जनों लोग मजबूर होकर उस स्पेस क्रैक से जा टकराए। अगले ही पल चीखें गूंजी और तुरंत खत्म हो गईं। कोई चमत्कार नहीं हुआ। पहले 7-8 डिसाइपल्स का गोल्डन शील्ड साबुन के बुलबुले की तरह टूट गया। उनके शरीर हवा में बिखर गए। मांस और खून चारों तरफ उड़ गया। हड्डियों के टूटने की आवाज ऐसी थी जैसे बड़ी मात्रा में मकई फूट रही हो। लेकिन यही जुयन चाहता था। स्पेस कटिंग विंड कुछ क्षणों के लिए मांस और खून से बिखर गई। एक छोटा सा सुरक्षित रास्ता बन गया।
चलो। जुयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। वो उन डिसिबल्स के मांस और खून पर पैर रखकर आगे बढ़ा और रोशनी की किरण बनकर रुइंस के अंदर घुस गया। बाकी डिसिबल्स भी उसके पीछे दौड़ पड़े और जल्दी ही सभी गायब हो गए। जमीन पर पड़े कटे हुए हाथ पैर अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। पूरी भीड़ पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स एक दूसरे को देखने लगे। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यही था एक बड़े सेक्ट का एल्डर, डीमन कल्टीवेटर्स से भी ज्यादा निर्दयी। भीड़ के पीछे साधारण कल्टीवेटर का भेष धरे येलियन चेन ने अपने स्ट्रॉ हैट का किनारा थोड़ा नीचे कर लिया। दूसरी तरफ किन्सान विलेज के एक कोने में बैठा मैं यह सब शेयर्ड विजन के जरिए देख रहा था। मेरे हाथ में एक स्पिरिट स्टोन घूम रही थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इंसानी जिंदगियों से गड्ढा भरना, कम से कम आर्टिफैक्ट्स तो बच जाते हैं। मेरी आवाज में न खुशी थी न गुस्सा। वह बूढ़ा कुत्ता सच में मरने लायक है, और जब कोई मरने लायक हो तो उसे मारने से मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मैंने स्पिरिट स्टोन को उंगलियों के बीच घुमाया। सिस्टम, उसके बचने की संभावना कैलकुलेट करो।